देखिए, आज का जो चैप्टर है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये हम लोग को जानना है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इंडिया में कैसे नेशनलिज्म आया। पहले समझते हैं नेशनलिज्म का मतलब। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये होता है यूनिटी। ये क्या होता है? यूनिटी। किस चीज़ का यूनिटी? जब जब कोई देश या कोई स्टेट क्या हो, एक कॉमन आइडियोलॉजी, एक कॉमन आइडिया के साथ यूनाइट हो, कॉमन पर्पस हो। ठीक है, कॉमन पर्पस होना चाहिए। ठीक है, कॉमन पर्पस होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए, एक जैसा आइडिया होना चाहिए, चाहे वो अलग धर्म के हो, अलग भाषा के हो, वो सारा एक जगह इकट्ठा हो और सबका गोल एक हो कि हाँ ये हम लोग को हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो वो जब हासिल करने के लिए बात उठाएंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म, या फिर उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद है क्या? आखिर वही राष्ट्र को बनाना। अब राष्ट्र को बनाने के लिए कुछ लोग सामने आएंगे, उन लोग का मोटिव एक होगा, भाषा अलग होगा, धर्म अलग होगा, लेकिन उन लोग का जो लक्ष्य है वो एक होगा, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद हम लोग। ठीक है, यूनाइट हो जाएंगे, एकता होना चाहिए, सभी में एक भावना होना चाहिए। ठीक है, उसी उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है, क्यों है? अब देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक का एक नहीं आ गया। राष्ट्रवाद क्या 19वीं और 20वीं शताब्दी में आया था, प्रारंभ हुआ था, और ये धीरे धीरे विकसित हुआ था, अचानक नहीं विकसित हो गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, वो क्या था? एक तरह से नेशनलिज्म का ही कारण हुआ था, क्योंकि उसमें भी लोग, उसमें तो कोई राज्य ऐसा नहीं था कि हम लोग को एक देश बनाना है, उन लोग का भी अपना एक कॉमन पर्सपेक्टिव था। ठीक है, कि हाँ अगर कोई जैसे झांसी की रानी, उसको अपना राज्य बचाना था, अगर कोई जमींदार है उसको अपना जमीन बचाना था, कोई किसान है उसको टैक्स से मुक्ति चाहिए थी, तो वो एक क्रांति कर रहा था। ठीक है, वो एकजुट आए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लोग 1857 की क्रांति को समझे, और 1857 की क्रांति को समझ के कि नहीं हम लोग एकजुट आ सकते हैं, और धीरे धीरे 1875 तक आते आते जब लोगों को मॉडर्न एजुकेशन मिला, 1875 के बाद मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गया था, यूनिवर्सिटी बहुत सारी खुल गई थी, तो 1875 तक आते आते धीरे धीरे लोग एकजुट होना शुरू हुए। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे नेशनलिज्म का भावना आया। जब उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जाना, तो यहाँ से एक तरह से नेशनलिज्म का भावना आया। तब जाके उन्होंने क्या किया, एकजुट हुए, कांग्रेस का स्थापना किए, तब जाके। ठीक है, तब जाके कांग्रेस का स्थापना करते हैं, और तब जाके धीरे धीरे नेशनलिज्म ग्रो करता है इंडिया में। एकजुट आते हैं, एक भावना होता है कि नहीं हम लोग को देश के लिए कुछ करना है, अंग्रेजों को बाहर भगाना है, यही होता है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे राइज हो रहा था, जैसे जैसे नेशनलिज्म अप हो रहा था, हुआ क्या था, देखिए ध्यान से स्टोरी को ध्यान से सुनना है सिर्फ, और स्टोरी ही मेन है, हिस्ट्री है कुछ नहीं, सिर्फ स्टोरी है। हुआ क्या था, 1857 में, ये तो पता ही होगा, 1857 में पहला क्रांति हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें बहुत बड़े स्केल पे क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था 1857 में। तो उस समय हिंदू, मुस्लिम, किसान, जमींदार, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब लोग मिलजुल के सब लोग क्या किए थे, इसका विरोध किए थे अंग्रेजों का। ठीक है, इवन दो जो क्या बोलते हैं आर्मी है, आर्मी ने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि हम लोग ऐसे रूल नहीं कर सकते, इसको बांटना पड़ेगा। तो उस समय से क्या हुआ,
अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए सोचा कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे डिवाइड किया जाए, तभी हम लोग यहाँ रूल कर पाएंगे। नहीं तो इन लोग देख चुका था कि 1857 में कैसे हिंदू मुस्लिम एक होके लड़े थे। अगर ये एक हो के रहते तो शायद इतना दिनों तक अंग्रेज इंडिया पे राज नहीं कर पाते। वही है, अंग्रेजों ने जान लिया तो बस वो धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर दिया अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को, और उसी का फायदा किया। उसका एक पॉलिसी भी था डिवाइड एंड रूल, जो आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हुआ था 1857 में। अब 1857 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी आ गए, पहले भी आ गए थे लेकिन अब धीरे धीरे और ज़्यादा आना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी। तो लोग जो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो पढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए, मॉडर्न एजुकेशन ले लिए थे, इंग्लिश एजुकेशन ले लिए थे, वो क्या कर रहे थे, बाहर का जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, 1789 के आसपास हुआ था। ठीक है, इस समय हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि कैसे फ्रांस में भी राजा के खिलाफ उन लोगों ने क्रांति करी और राजा को उन लोगों ने हटा दिया। ठीक है, राजा को हटा दिया वहां से, तब जाके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हुआ, संविधान स्थापित हुआ। तो वही चीज जब एजुकेशन मिलना शुरू हुआ लोगों को, तो उन लोग को भी समझ में आया कि नहीं, हम लोग भी गुलाम हैं, हम लोग को भी आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से, हम लोग भी गुलामी में नहीं रह सकते हैं। तब जाके धीरे धीरे क्या हुआ, जो फर्स्ट बैच था यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट बैच था, ठीक है, उन्हीं लोगों ने निकल के क्या किया, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना करता है, एक पार्टी का स्थापना करता है। और ये पार्टी एक्चुअली ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। ए.यू. ह्यूम क्या होता है, एक अंग्रेज ही होता है, लेकिन फिर भी वो इंडियंस का थोड़ा बहुत साथ देता है कि हाँ, इंडियंस को भी पॉलिटिकली आगे आना चाहिए। एक्चुअली वो ये चाहता था कि इंडियंस हम लोग का साथ दे पॉलिटिकल रूप में, ताकि जो लोअर कास्ट है वो ज़्यादा बगावत ना करे। ठीक है, ये उसका सोचना था ए ह्यूम का, कि लोअर कास्ट का जो बगावत है वो कांग्रेस रोक ले। इसको क्या बोला जाता है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। एक होता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये क्या हुआ, कांग्रेस एक तरह से जैसे कुकर में वॉल्व लगा रहता है, मान लो अचानक से प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल्व से क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। वही है कि अगर मान लो कभी भी इंडिया में क्रांति का बुगाहट हो भी, तो वो पहले कांग्रेस के पास आएगा, तब जाके अंग्रेज के पास आएगा। तो कांग्रेस क्या करेगा, उस प्रेशर को रिजॉल्व कर देगा, तो क्रांति होने से बच जाएगा। तो ये एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा था कांग्रेस। ठीक है, तो ये हुआ 1885 में। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे यही कांग्रेस अंग्रेजों को भारी पड़ जाता है। ठीक है, शुरुआती में तो ठीक ठाक रहता है, अंग्रेज जैसा चाहता है वैसा ही कांग्रेस काम करता है। ठीक है, लेकिन बाद में कांग्रेस भारी पड़ने लगता है। ठीक है, तो वही हम लोग जानेंगे कि 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, और इसका जो पहला सेशन है वो बॉम्बे में रखाया जाता है, बॉम्बे में। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष, पहले चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो है तो इंडियन, लेकिन बनाया है कौन, यूरोपियन। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया इंडियन को, ताकि सबको लगे कि ये तो इंडिया का है, इंडियंस के द्वारा बनाया गया है, इंडिया का बात सुना जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसका बनाने के पीछे हाथ किसका है, ए ह्यूम का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है। ठीक है, प्रमोट यूनिटी अमोंग इंडियंस, डिमांड रिफॉर्म फ्रॉम ब्रिटिशर्स। अब चूंकि इसमें सारे इंडियंस मेंबर थे, तो इंडियन मेंबर ने क्या किया, ये इसका मेन मुद्दा था
कि किसी तरह से हम लोग भारतीयों के बीच में एकता लाएं, क्योंकि देखो इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था तो हर एक रीजन से, हर एक जगह से मेंबर आए थे कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये क्या कर रहा था, ये एक यूनिटी को शो कर रहा था कि कैसे हम यूनाइट होके चलें, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो इंडिया को फ्री नहीं करवा सकते हैं। इंडिया के लिए जो मांग है हम लोग वो नहीं रख सकते हैं, पहले तो उन लोग कुछ मांगे ही रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, इसलिए इसका मेन काम क्या था, यूनिटी को प्रमोट करना कि कैसे हम लोग यूनाइट रह सकते हैं। दूसरा, डिमांड रिफॉर्म फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब चूंकि वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ थी, ब्रिटिश रिफॉर्म में कुछ ऐसे लॉज थे जो हम लोग के लिए सही नहीं थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, हम लोग को उतना आज़ादी नहीं था। तो हम लोग को कुछ आज़ादी मतलब कुछ ऐसा लॉ में या तो फिर टैक्स में कमी लाना, किसानों को ज़मीन में ज़्यादा टैक्स ना देना, उन लोग को ज़मीन दे देना, प्लस में और भी बहुत सारे जो लॉस थे अंग्रेजों का जो इंडियंस के लिए बहुत ही खराब थे, उस सब को कम करवाना, उसमें रिफॉर्म लाना, ये सब कांग्रेस का काम था कि किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, लॉज बनाया गया है, इसमें हम लोग रिफॉर्म कैसे ला सकते हैं। इसका मेन काम था कांग्रेस का कि किस तरह से हम लोग इसमें रिफॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेन काम था कि हाँ कांग्रेस बनाने का क्या काम है। तो पहला तो यूनाइट करना इंडिया को, इस तरह से हम पूरा इंडिया को यूनाइट करके रख सकते हैं। दूसरा काम है कि ब्रिटिश से रिफॉर्म का मांग करना। पहले तो इसका 3P, इसका काम क्या था, 3P से ये काम करता था। मतलब क्या करता था, प्रोटेस्ट करता था, ठीक है, प्रोटेस्ट करता था, प्रेयर करता था, प्रेयर करता था, ठीक है। और इस तरह से वो मांग करता था। ये कोई एकदम एक तरह से ना नरम दल था ये, मतलब ये ज़्यादा प्रोटेस्ट था, मॉडरेट था, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि क्रांति ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, नॉर्मली मांग रखता था, पेटिशन देता था, ठीक है। क्या करता था, पेटिशन देता था। पेटिशन का मतलब क्या, लेटर। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना प्रिंसिपल के पास, कोई ऑफिस में देना हो, जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर है वहाँ पे लेटर देना है, डिस्ट्रिक्ट में लेटर देना है, कहीं लेटर लिखा जाता है ना, तो वो लेटर पहले क्या कहलाता था, पिटीशन कहलाता था। तो उन लोग क्या करते थे, कांग्रेस पिटीशन देते थे। क्या करते थे, कांग्रेस पिटीशन देते थे, ठीक है। पिटीशन, लेटर लिखते थे, पहले लेटर लिखते थे कि हम लोग का ये मांग है, हम लोग का मांग क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो पिटीशन करते थे, प्रेयर करते थे, और प्रेयर के लिए प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट मीन्स मारधाड़ नहीं, प्रोटेस्ट मतलब भूख हड़ताल कर लिया, रैली निकाल लिया, ठीक है, धरना दे दिया, इस तरह से ये 3R को लेके वो चलता था, और इतना ही वो काम करता था, ठीक है, पहला कांग्रेस जो था। तो इसीलिए इस कांग्रेस को क्या बोलते थे, मॉडरेट फेज। इस कांग्रेस को क्या बोलते थे, मॉडरेट फेज। और ये मॉडरेट फेज कब से कब चलता है, 1885 से 1905 तक। आगे कहानी देखेंगे क्या क्या है। तो 1905 तक ये काम चलता है कि हाँ ये मांग होगा, ऐसे ऐसे मांग होगा। तो इसमें से कुछ खास हम लोग को फायदा मिला नहीं। इसको जो फेजेस ऑफ कांग्रेस है तो 3 भाग में बांटा जाता है। पहला तो मॉडरेट फेज है, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट है, और तीसरा गांधीयन फेज है, ठीक है। तो पहला मॉडरेट फेज में कौन कौन लीडर हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये बहुत सारे लीडर और भी थे। ये तो मेन लीडर हैं, ये कांग्रेस मॉडरेट फेज के मेन लीडर हैं। जो ये कांग्रेस फेज के मेन लीडर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही लीडर थे, बहुत सारे थे, लेकिन ये मेन लीडर था। इन लोगों के कहने से ही पूरा कांग्रेस काम करता था, इन लोग जो चाहेंगे वही कांग्रेस में होता था। तो ये इतना साल तक इन लोगों का काम चला, इसको मॉडरेट फेज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण कब से कब चला, 1905 से लेकर 1919 तक। अब हुआ क्या, ये प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, इस सब से बात
कुछ खास बना नहीं, कुछ खास बना नहीं। तब जाके कुछ ऐसे लीडर थे, उन लोग को ये अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीडर थे, वो कुछ अलग तरीके से मांग रखना चाहते थे। उन लोग का मानना था कि नहीं, हम लोग इस तरीके से अपना बात नहीं मनवा सकते अंग्रेजी से, नहीं मानेगा अंग्रेज कभी भी। कुछ हम लोग को अलग करना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा, हम लोग को अब स्वराज चाहिए, हम लोग अपना स्वराज चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी लेके हम लोग रहेंगे। ठीक है, ये छोटा मोटा काम से हम लोग को काम बनने वाला नहीं, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को रिवोल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में तो जो मेन लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये कुछ मेन लीडर हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के। इसमें यही लीडर थे जो कुछ अलग तरीके से करना चाहते थे। और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक का एक स्लोगन भी है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इसका नारा था तिलक का कि नहीं, अब हम लोग को स्वराज चाहिए, मांग वगैरह रखने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को स्वराज। स्वराज मीन्स आज़ादी नहीं था उस समय स्वराज का मतलब आज़ादी नहीं था। उस समय स्वराज का मतलब, एक मिनट, स्वराज का मतलब आज़ादी नहीं था, बस क्या था, सेल्फ रूल था। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल था। क्या था? सेल्फ रूल, कि हाँ अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हम लोग को बस गवर्नमेंट बनाने का आज़ादी होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट अपना बना सके, इतना हम लोग को आज़ादी हो सके, हम लोग अपना सरकार खुद चलाएं, ये आज़ादी हम लोग को होना चाहिए। हम लोग कैसे लॉ बनाएंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग के पास आज़ादी होना चाहिए। वो उन लोग का मतलब था स्वराज का। ऐसा नहीं कि हम लोग को पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, वहाँ तक उन लोग अभी तक माइंड गया नहीं था कि पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए था। बस ये चाहता था कि हम लोग अपना सरकार खुद बनाएं, अपना कानून खुद बनाएं। सेंट्रल लेवल पे अंग्रेज रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना कानून खुद बनाएं, ये स्वराज का मतलब था। ठीक है, तो ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। और ये जो था, ये 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। उसके बाद आगे का कहानी देखेंगे। जो मेन है इस चैप्टर का मेन मोटिव है 1919 के बाद से जो चलता है 1947 तक, उसको बोलते हैं गांधीयन एरा। 1919 से लेकर 1947 तक जो चलता है उसको बोलते हैं गांधीयन एरा। ठीक है, गांधीयन फेज बोलते हैं या गांधीयन एरा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब गांधी जी आए तो गांधी जी जितने भी आंदोलन किए हैं वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सारा का सारा ये इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में बोले तो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारा ये 3 जो मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इस तरह से गांधीयन एरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए, और वो बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा चाल था वो क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। वो क्या चाहता था? 1905 में लॉर्ड कर्जन वहाँ के वाइसरॉय बन के आए थे, इंडिया के वाइसरॉय। वो क्या किया? डिवाइड बंगाल ऑन कम्युनल लाइंस। कम्युनल लाइंस मीन्स धार्मिक आधार, धार्मिक आधार पे वो बंगाल को बांटना चाहता था। जो आज का बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये पूरा एक हुआ करता था। और साथ में आज का जो बिहार है, जो झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा है, ये सारा मिलके, थोड़ा सा असम का भी पार्ट, ये सारा मिलके क्या था? ये पूरा का पूरा
ये पूरा का पूरा क्या था, बंगाल था, ये पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था। ठीक है, अब वो लॉर्ड कर्जन का क्या सोचना था, क्योंकि बंगाल में क्या था, हिंदू पॉपुलेशन भी था और मुस्लिम पॉपुलेशन भी था। ठीक है, तो क्या था, इस साइड में क्या था, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, इस साइड में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, इस साइड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था। ठीक है, इस साइड हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, इस साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था। तो वो क्या सोचा कर्जन, वो बोला कि ये बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल बहुत बड़ा है, क्यों ना इसको बांट के, क्योंकि इसमें उसका ये कहना था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही दिक्कत है, प्रशासन यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रहा है हम लोग को काम करने में, कैसे काम करना है, रोड बनवाना है, क्या करना है, म्यूनसिपैलिटी में दिक्कत आ रहा है, शहरों में पानी कैसे देना है, मतलब बहुत सारा दिक्कतें आ रही थी। उसका ये कहना था कि हाँ, इसका बांटने का मेन रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और था। अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही अगर बांटना है तो अलग अलग बिहार को अलग कर दो, बिहार को अलग कर दो, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, बिहार को अलग कर दो, लेकिन वो नहीं किया। वो क्या किया, बंगाल को बीचों बीच बांटा, ताकि एक साइड हिंदू पॉपुलेशन बढ़ जाए, एक साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, उस तरह से बांटा। अब ऐसे में क्या हुआ, 1905 में जब ये बांटना शुरू किया, अब बांटने का प्रस्ताव कर दिया कि हाँ यहाँ से बांटेंगे। तो इस साइड जब बांटा, जो आज का बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, वो उसको बनाया था, एक मिनट, आज का जो बांग्लादेश है उस समय इसको बांट के किया था ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। और जो आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा है, इसको बांट के क्या कर दिया था, वेस्ट बंगाल, इसको बांट के क्या कर दिया था, वेस्ट बंगाल। तो आज का जो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल उस समय बना था। ठीक है, और आज का जो बांग्लादेश है उस समय इसको बनाया गया था ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, जो आगे चल के क्या हुआ, पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान से जब अलग हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करवाने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने के लिए क्या किया गया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल नाम दे दिया गया और उसको अलग कर दिया गया। तो इसी को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। और ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और वो मेन इसका काम था डिवाइड एंड रूल, उसका मेन क्या काम था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल था। ठीक है, कि हम किसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे और इस पे रूल करेंगे। ठीक है, और ये काम भी किया। 1905 से ही मुस्लिम में फूट डालना शुरू किया, अंग्रेजों ने मुस्लिम में फूट डालना शुरू किया। और यहीं से जो जिन्ना नहीं, पहले तो दूसरा कोई था, जिन्ना तो पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में जब मुस्लिम में अंग्रेजों ने फूट डालना शुरू किया, तब जाके जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में बना था इसी समय मुस्लिम लीग भी बना था, जब वेस्ट और ईस्ट बंगाल बना था इसी समय 1906 में। इसी समय जब बंगाल को अलग किया गया था, तो 1906 ईस्वी में ढाका में, कहाँ पे, ढाका में, जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहाँ पे ढाका था। ठीक है, तो ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जैसे कांग्रेस बना था वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो देखो, अंग्रेज जो चाहता था कि डिवाइड करेंगे, रूल करेंगे, पहले तो सारा कांग्रेस ही संभालता था, अब जब यहाँ अलग हो गया तो यहाँ रूल करने के लिए भी कोई पार्टी होना चाहिए। तो वहाँ पे बन गया मुस्लिम लीग, जो सिर्फ मुस्लिमों को देखता था, हिंदू से उसको कोई लेना देना
नहीं था, मुस्लिमों को देखता था, मुस्लिम लीग बन गया। और बाद में यही मुस्लिम लीग में जिन्ना शामिल हुए और जिन्ना का सिर्फ यही मोटिव था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। मान लो ये डिवाइड नहीं किया रहता तो आज क्या ऐसा नौबत आता कि पाकिस्तान अलग हो जाता? नहीं आता। ये अंग्रेजों का किया धरा है। आज जो हिंदू मुस्लिम में इतना सारा कम्युनल राइट होता है तो आज क्यों होता है? ये लॉर्ड कर्जन का ही देन है, लॉर्ड कर्जन का ही देन है। उसी का ये फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल, कि डिवाइड करो और रूल करो, डिवाइड करो और रूल करो। ठीक है, ये इसका मेन फंडा था कि किसी तरह से हम अंग्रेजों हिंदू को और मुस्लिम को अलग कर देते हैं, तभी हम इंडिया पे रूल कर पाएंगे। क्योंकि उसने 1957 क्रांति को समझा हुआ था, पढ़ा हुआ था कि नहीं, ऐसा स्थिति दोबारा कभी आने नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऐसा काम किया। ठीक है, आगे अब देखिए, अब ऐसा हो रहा था तो कोई भी तो अलग करवाना चाहेगा नहीं, कांग्रेस तो भी चाहेगा नहीं कि बंगाल को अलग कर दे। ठीक है, तो कांग्रेस में जो लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये सब रजिस्ट करना चाहते थे। और रजिस्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या कर रहे थे उन लोग? जितने भी फॉरेनर्स गुड्स हैं उसको हटा रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको बॉयकॉट कर रहे थे, जितने भी फॉरेन गुड्स थे। ठीक है, तो बॉयकॉट, बॉयकॉट यूरोपियन क्लोथ। ठीक है, इसको बॉयकॉट रहे थे, मतलब एक तरह से होली जला रहे थे। जितने भी विदेशी कपड़े थे, जितने भी विदेशी कपड़े थे उस जो पहनते थे लोग, उसको निकाल के चौराहे पे सब रैली निकालते थे कि नहीं नहीं, विदेशी कपड़े को हटाओ, विदेशी चीज़ों को हटाओ, सब चीज़ हटाओ। तो लोग जमा कर रहे थे, सारा कपड़ा जला रहे थे। जितने भी लोग काम कर रहे थे सरकारी नौकरी में अंग्रेजों के साथ, वो नौकरियां तक छोड़ रहे थे कि नहीं, हमको अंग्रेजों के साथ नहीं काम करना है, इसे हटाओ। स्वदेशी मूवमेंट, पूरी तरह से स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, किसके लिए? ताकि बंगाल को विभाजित ना किया जाए, बंगाल को अलग ना किया जाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद, कितना भी बॉयकॉट कर लिया, लाख कोशिश कर लिया, फिर भी ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने रोका नहीं और बंगाल का विभाजन कर दिया। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के वजह से, इसी स्वदेशी मूवमेंट के वजह से क्या होता है? कांग्रेस में फूट आ जाता है, कांग्रेस भी डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। उसको क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। जैसे दो लीडर थे ना, एक थे मॉडरेट लीडर और एक थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, यानी कि नरम दल के नेता और गरम दल के नेता। ठीक है, अब ये दोनों, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और मॉडरेट में कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र हो, नहीं चाहते थे। और बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे कि नहीं, हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को लिमिट नहीं कर सकते, इसको जितना हो सके पूरा इंडिया में फैला दें, वो उसका कहना था। इसी वजह से दोनों में क्या हुआ? झड़प हो गया दोनों में, यहाँ तक कि जूते चप्पल तक भी फेंके गए थे। मतलब होता है ना लड़ाई, जूता चप्पल फेंका फेंकी। तो गोपाल कृष्ण को गोखले को मुंह पे आके एक जूता लगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और क्या हुआ, उस समय से जो विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो लीडर थे वो कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस से निकाल दिया गया उन लोग को। इसी को बोला जाता है सूरत स्प्लिट। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस का विभाजन हो गया मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। तो इस वजह से क्या हुआ, मॉडरेट अब बहुत कम काम कर रही थी और एक्सट्रीमिस्ट अब पावर में आ गए थे। मतलब उन लोग का अब अलग पार्टी बन गया था, अलग हो गए थे कांग्रेस से। तो उन लोग जो कर रहे थे वो अच्छे से मतलब करना चाह रहे थे कि नहीं, अब हम लोग को स्वदेशी मूवमेंट पूरा इंडिया में फैलाना है। तो क्या हुआ था,
स्वदेशी मूवमेंट अब इंडिया में ही बंगाल में ही सीमित नहीं था, महाराष्ट्र में भी चला गया, पंजाब में भी चला गया, यूपी जो सेंट्रल प्रोविंस थे वहाँ भी चला गया। मतलब धीरे 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 क्या हुआ, पूरा इंडिया में धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट फैलने लगा। हर जगह लोग इसको अपनाने लगे, रैली निकालने लगे, आंदोलन करने लगे। ये किसकी देन थी? तिलक की देन थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं चाहते थे कि ये पूरा इंडिया में फैले। उसका कहना था कि नहीं, सिर्फ बंगाल तक ही सीमित, बंगाल का इशू है तो बंगाल में ही सीमित रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सूरत का स्प्लिट हो गया। सूरत में 1907 में बंगाल विभाजन की वजह से, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से कांग्रेस भी बट गई। यहाँ पे देखो, अब जो फूट डालना चाहता था अंग्रेज, वो डल गया। एक तो हिंदू मुस्लिम को भी अलग कर दिया, प्लस में कांग्रेस को भी बांट दिया। खेल गया ना, एक तीर से दो निशाना मार दिया खतजन। मुस्लिम और हिंदी को भी अलग कर दिया, कांग्रेस को भी अलग करवा दिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे तिलक अपना काम करते रहा, लेकिन फिर भी क्या है, कांग्रेस अंग्रेजों के नज़दीक है तो कांग्रेस में रह के काम करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ये उसको पता चला, तो तब जाके क्या हुआ, वो आगे चल के लखनऊ पैक्ट यानी कि 1916 में क्या होता है, एक समझौता होता है। उसमें जो तिलक है वो कांग्रेस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में इसलिए जुड़ते हैं कि उस समय तक जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी, तो इससे नफरत करने वाला कोई था नहीं। तो ये तब जाके कांग्रेस में शामिल हुए, ऐसे तो होने वाले थे नहीं। ठीक है। तब जाके लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता है 1916 में। और यहाँ पे जो तिलक है वो कांग्रेस में एंट्री कर लेते हैं, कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़े लीडर थे, इसका बात हर कोई सुनता था। नौजवान वगैरह जो यंग पॉपुलेशन है वो तिलक का बात सुनता था। तो कांग्रेस का तिलक जरूरी है। कांग्रेस में तिलक ना रहे तो वो कांग्रेस ही नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस में तिलक को लाना जरूरी था। इसलिए 1916 में ये समझौता होता है और तिलक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु हो चुका था, इसलिए, नहीं तो नहीं जाता। ठीक है। इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस, ये दोनों भी आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि पहले तो मुस्लिम लीग अलग था, कांग्रेस भी अलग था, लेकिन 1916 में क्या होता है, मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाता है, और कांग्रेस भी साथ में आ जाता है। तो ये दोनों साथ में आके काम करते हैं सारा। ठीक है। 1916 में ही एक होम रूल मूवमेंट चलता है, होम रूल आंदोलन। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसका मेन स्लोगन था होम रूल इज आवर बर्थ राइट, मतलब होम रूल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग को होम रूल चाहिए, मतलब खुद का अधिकार चाहिए। ये एनी बेसेंट ने ही लाया था। क्योंकि एनी बेसेंट क्या है, ये एक स्कॉटिश वुमेन है, मतलब ये इंडियन वुमेन नहीं है, स्कॉटिश वुमेन है, स्कॉटलैंड की है। ठीक है। तो स्कॉटलैंड में भी एक तरह का होम रूल मूवमेंट चला था। तो वही चीज़ चाहती थी कि इंडिया में भी ये होम रूल लीग चले, ताकि ब्रिटिशर्स से हम लोग को एक आज़ादी मिल सके, हम लोग अपना काम कर सकें, अपना लॉज बना सकें। इसलिए एनी बेसेंट इंडिया में भी होम रूल स्थापित करती है। अब चूँकि इंडिया में उसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलती है और होम रूल को चलाना शुरू कर देती है। ठीक है। और ये इसका नारा था, होम रूल इज आवर बर्थ राइट, ये होम रूल मूवमेंट का नारा था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ से जो चैप्टर है वो मेन है यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ के बाद क्या होगा, महात्मा गांधी आ जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, महात्मा गांधी का अराइवल होगा, महात्मा गांधी आ जाएंगे। और महात्मा गांधी के आने से ही इस चैप्टर का जान होगा, पूरे देश का जान होगा, जब महात्मा गांधी इंडिया आ जाते हैं। ठीक है। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट होगा महात्मा गांधी के आने के बाद,
जितना भी पार्ट होगा ये सारा चीज़। महात्मा गांधी आए तो क्या क्या करते हैं, जालियांवाला बाग मैसेकर्स क्या है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो ये है भी लंबा कहानी है, ये बहुत बहुत टाइम लग जाएगा इसको, सिर्फ इसी को ख़त्म करने में 1 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, कैसे इंडिया आते हैं, इंडिया में कैसे वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं पूरा इंडिया उसके साथ आ जाता है। एक तो लोग नहीं, पूरा इंडिया महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं, महात्मा गांधी का हर बात मानते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो वही मूवमेंट को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर नेक्स्ट पार्ट है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें कि हाँ ये नेक्स्ट पार्ट हमको जल्दी से जल्दी चाहिए। तो अगर जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर जल्दी कमेंट करेंगे तो कल ही अपलोड कर देंगे, और अगर टाइम ज़्यादा कमेंट नहीं आया तो हो सकता है 1-2 दिन टाइम लग जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना कमेंट आना चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट, बहुत सारा भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।